अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है सहसंयोजक बंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, सभी कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन यदि कार्बनिक यौगिक में कोई अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रतिस्थापी जुड़ जाता है तो वह कार्बनिक यौगिक में ध्रुवता उत्पन्न कर देता है और इस तरह से कार्बनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। यह प्रभाव स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। स्थायी प्रभाव के उदाहरण हैं प्रेरणिक प्रभाव तथा अनुनाद प्रभाव, जबकि अस्थायी प्रभाव के उदाहरण हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो सबसे पहले जानते हैं प्रेरणिक प्रभाव। यदि कार्बनिक यौगिक में कोई ऐसा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में अधिक होती है, तो कार्बन तथा प्रतिस्थापी के बीच का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है वह मध्य स्थिति में न रहकर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु के ऊपर अल्प मात्रा में ऋणावेश आ जाता है तथा कार्बन परमाणु पर अल्प मात्रा में धनावेश आ जाता है। इसे हम एथाइल क्लोराइड के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन की तुलना में क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अतः क्लोरीन परमाणु पर अल्प मात्रा में ऋणावेश आ जाता है। अल्प मात्रा को दर्शाने के लिए क्लोरीन परमाणु पर हम डेल्टा का चिन्ह लगाते हैं, डेल्टा साइन का उपयोग करते हैं तथा कार्बन परमाणु पर कुछ धनावेश आ जाता है और चूंकि कार्बन पर धनावेश आ गया है, अतः वह अपने अगले सहसंयोजक बंधों से इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन इसकी प्रबलता क्लोरीन की तुलना में कम होती है। यही कारण है कि आगे वाले कार्बन परमाणु पर जो धनावेश उत्पन्न होता है वह पहले कार्बन की तुलना में कम होता है। इस तरह हम देखते हैं कि एक सिग्मा बंध के कारण दूसरे सिग्मा बंध में जो ध्रुवता उत्पन्न होती है उसे प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है और यह प्रभाव तीसरे कार्बन परमाणु के पश्चात पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। प्रेरणिक प्रभाव के दो प्रकार हैं। पहला है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसे हम प्लस आई से भी दर्शाते हैं तथा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जिसे हम माइनस आई से दर्शाते हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उन समूहों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपने से दूर प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए हम इन्हें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह भी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे एल्काइल समूह या मिथाइल समूह। और ये देखा जाता है कि कार्बन परमाणु पर जैसे जैसे मिथाइल मूलकों की संख्या बढ़ती जाती है, इनका इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी गुण और भी बढ़ता जाता है। इस तरह से हम देखेंगे कि जो मिथाइल समूह है वह सबसे कम प्रतिकर्षी समूह होगा, जबकि तृतीयक ब्यूटाइल जो समूह होगा वो सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षी समूह होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। कुछ समूह ऐसे हैं जो सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींचते हैं और माइनस आई इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। ये समूह हैं जैसे Nr3+, Nr2+, अमोनियम आयन, NH3+, नाइट्रो समूह, NO2 समूह, सल्फोनिक समूह इत्यादि। प्रेरणिक प्रभाव के बहुत अधिक अनुप्रयोग भी हैं। प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा हम अम्लों, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता तथा एमिनो की क्षारीयता की तुलना कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों में उपस्थित होते हैं तो वे इसकी अम्लता की वृद्धि करते हैं, या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि उपस्थित होते हैं तो अम्ल की अम्लता में वृद्धि होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि प्रतिकर्षी समूह उपस्थित होते हैं तो वे अम्ल की अम्लता में कमी करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम फार्मिक अम्ल और एसिटिक एसिड की तुलना करें तो फार्मिक अम्ल अधिक अम्लीय होगा, जबकि एसिटिक अम्ल कम अम्लीय होता है।
इसका कारण यह है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होते हैं वे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जो उपस्थित बंध होता है उसके ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जिससे हाइड्रोजन का निष्कासन कठिन हो जाता है और अम्ल की अम्लता में कमी आ जाती है। दूसरी ओर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, वे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, जिससे हाइड्रोजन का निष्कासन सरल हो जाता है और अम्ल की अम्लता में वृद्धि हो जाती है। इस तरह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की संख्या भी अम्लता को प्रभावित करती है। यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कार्बोक्सिलिक समूह के समीप होता है तो वह अम्लता में वृद्धि करता है, जैसे कि 2-फ्लोरोप्रोपियोनिक एसिड तथा 3-फ्लोरोप्रोपियोनिक एसिड की यदि हम तुलना करें तो 2-फ्लोरोप्रोपियोनिक एसिड की अम्लता अधिक होगी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की प्रबलता भी अम्लता को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए यदि हम 2-फ्लोरोप्रोपियोनिक एसिड तथा 2-क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड की तुलना करें तो हम पाएंगे कि चूंकि क्लोरो की तुलना में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए 2-फ्लोरोप्रोपियोनिक एसिड अधिक अम्लीय होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की संख्या भी अम्लता को प्रभावित करती है। यदि इनकी संख्या ज़्यादा है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता में वृद्धि करते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड तथा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की यदि हम तुलना करें तो हम पाएंगे कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड अधिक अम्लीय होता है। इसी तरह से हम एमीन की क्षारीयता की तुलना भी कर सकते हैं। एमीन की क्षारीयता या क्षारीयता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह नाइट्रोजन के पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, अतः वे उसकी क्षारीयता में वृद्धि करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्राथमिक एमीन कम क्षारीय होंगे जबकि तृतीयक एमीन अधिक क्षारीय स्वभाव के होंगे। दूसरा स्थायी प्रभाव है अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव को जानने से पहले हम जानते हैं अनुनाद संरचनाएं क्या होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक की संरचना उसे के गुणों को अभिव्यक्त करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी कार्बनिक यौगिक की एक संरचना, उदाहरण के लिए बेंजीन, उसके समस्त विशिष्ट गुणों को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में एक कार्बनिक यौगिक के कई रासायनिक संरचनाएं दी जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि इनकी वास्तविक संरचना इन विभिन्न संरचनाओं का अनुनादी संकर या हाइब्रिड होगी। इसी तरह से केकुले नामक वैज्ञानिक ने बेंजीन की कई अनुनादी संरचनाएं बताईं और ये माना गया कि बेंजीन की जो वास्तविक संरचना होगी इन अनुनादी संरचनाओं का हाइब्रिड या संकर होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि बेंजीन की जो सामान्य संरचना दी जाती है उसमें 6 कार्बन की एक चक्रीय संरचना होती है तथा जिसमें एकांतर क्रम में एकल तथा द्विबंध पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन एकल आबंध की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है, जबकि कार्बन कार्बन द्विबंध की आबंध लंबाई 132 पिकोमीटर होती है। जबकि बेंजीन में जो बंध लंबाई पाई गई है वह इन दोनों का माध्य या 139 पिकोमीटर होती है। इस प्रकार वास्तविक संरचना की ऊर्जा विभिन्न अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा से कम होती है तथा वास्तविक संरचना की ऊर्जा तथा विभिन्न अनुनादी संरचनाओं में जो सबसे कम ऊर्जा की अनुनादी संरचना होती है उसकी ऊर्जा के अंतर को हम अनुनादी ऊर्जा कहते हैं। अब जानते हैं अनुनाद प्रभाव के बारे में। 2 पाई आबंधों अथवा 1 पाई आबंध तथा कार्बन से जुड़े हुए किसी प्रतिस्थापी समूह में उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच अन्योन क्रिया के द्वारा जब कार्बनिक अणु में ध्रुवता उत्पन्न होती है तो इसे अनुनाद प्रभाव कहा जाता है। इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अनुनाद प्रभाव भी 2 प्रकार का होता है।
धनात्मक अनुनाद प्रभाव या ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। जब कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन प्रतिस्थापी समूह से दूर यानी कि रिंग या श्रृंखला की ओर होता है तो इस प्रकार के प्रभाव को धनात्मक अनुनाद प्रभाव कहते हैं। इससे जो रिंग होती है या श्रृंखला होती है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो समूह हैं वो है हैलोजन, OH समूह, OR समूह, NH2 समूह, NR2 समूह आदि। इसी तरह से ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन रिंग या श्रृंखला से प्रतिस्थापी समूह की ओर होता है। इस स्थिति में रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और इस प्रकार का जो प्रभाव उत्पन्न करने वाले समूह होते हैं उनमें कम से कम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु अवश्य उपस्थित होता है। इनके उदाहरण हैं जैसे कार्बोक्सिलिक समूह, एल्डिहाइड समूह, ईथर, साइनाइड, नाइट्रो समूह इत्यादि। अब जानते हैं अस्थायी प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमेशा द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ों का पूर्णतया विस्थापन दूसरे परमाणु पर हो जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तब उत्पन्न होता है जब पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा उसी परमाणु पर प्रतिस्थापित होता है जिस परमाणु पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ता है, जिससे दूसरे कार्बन पर धनावेश आ जाता है और इस तरह से हमें कार्ब धनायन प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तब उत्पन्न होता है जब कार्बनिक अणु में कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इस स्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा दूसरे कार्बन पर शिफ्ट होता है जिससे उस पर ऋणावेश आ जाता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बन पर जाकर जुड़ता है। इसे हम ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं और इसके द्वारा हमें कार्ब एनायन प्राप्त होते हैं। अति संयुग्मन, जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है या जिसे आबंधहीन अनुनाद भी कहते हैं, यह भी एक प्रकार का स्थायी प्रभाव है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। इस प्रकार के प्रभाव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन समीप के किसी असंतृप्त निकाय यानी कि द्विबंध या त्रिबंध अथवा किसी असहभाजित पाई ऑर्बिटल के साथ आंशिक रूप से संयुग्मन प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एथाइल कार्ब धनायन में देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कार्ब धनायन का धनात्मक कार्बन परमाणु है उसके पास एक असहभाजित ऑर्बिटल उपस्थित है जिसमें कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दूसरी ओर जो कार्बन है वह प्राथमिक कार्बन है जिस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है वह कार्ब धनायन के असहभाजित p ऑर्बिटल के साथ संयुग्मन प्रदर्शित करता है और जिससे कार्ब धनायन में स्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। जैसे जैसे कार्बन से जुड़े हुए एल्काइल समूहों की संख्या बढ़ती है या दूसरे शब्दों में हम कहें कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं में वृद्धि होती है तो संयुग्मन की जो अन्योन क्रिया होती है उसमें भी वृद्धि होती है और कार्ब धनायन का स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो तृतीयक कार्ब धनायन होंगे वह अधिक स्थायी होंगे जबकि मिथाइल कार्ब धनायन सबसे कम स्थायी होंगे। तो इस तरह से हमने कार्बनिक रसायनों की क्रियाविधि तथा इनसे संबंधित जो भी मूलभूत संकल्पनाएं हैं उनको अच्छी तरह से समझ लिया है।